हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है आपका। आज संतोष सर के साथ पढ़ेंगे घाघ और भेड़ुड़ी, वर्ग 5 विषय हिंदी में घाघ और भेड़ुड़ी। यह घाघ और भेड़ुड़ी कौन थे? घाघ एक प्रकांड विद्वान थे जिनके पास अक्षर ज्ञान तो नहीं था, परंतु प्रायोगिक ज्ञान भरपूर था। वह प्रकृति की दिशा और दशा को देख करके समझ जाते थे कि अकाल या सुकाल होने वाला है, अकाल पड़ने वाला है। वह पशु पक्षियों तथा अन्य जंतुओं के स्थितियों को देख करके वह भांप लेते थे, समझ जाते थे, जान जाते थे कि आखिर अब अगला मौसम कैसा होने वाला है। ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्तित्व के धारक थे घाघ, और भेड़ुड़ी उनकी पत्नी। ये दोनों कई तरह से कई बार इनके कथन सत्य सिद्ध हुए थे, और जब कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जब इन्हें अपने ही स्थान, अपने ही मातृभूमि पर, अपने ही स्थानीय लोगों द्वारा वह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, तो यह निराश होकर वहां से चले गए दूसरे राज्य में, जहां इन्हें अघोषित सम्मान प्राप्त हुआ। और आज तक इनके द्वारा बताए गए निर्देशों पर कई वैज्ञानिक शोध कर चुके हैं, और वह सत्य सिद्ध हुआ है उनकी बातें कि हाँ, उनके जो ये कथन थे, उनके जो प्रायोगिक तर्क थे, वह सिद्ध करता है कि नहीं, यह बात सत्य है। अर्थात चींटियों के आने जाने से, चलने के राह को देख करके, उनके चलने के चाल को देख करके वह बता देते थे कि बारिश कब होने वाली है। इतने बड़े प्रकांड विद्वान, प्रायोगिक शिक्षा के धारक के बारे में इस पाठ में दिया गया है। आइए छात्रों पढ़ते हैं। अधिगम संप्राप्ति, भारत के पारंपरिक ज्ञान विज्ञान की जानकारी प्राप्त करना। पारंपरिक अर्थात जो परंपरा के अनुरूप है वह पारंपरिक होता है। मौसम का पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान, पूर्वानुमान का अर्थ होता है पूर्व, पूर्व मतलब पहले, और अनुमान यानी कि पहले ही अनुमान मौसम का। अभी मौसम आया नहीं है, मौसम के आने से पहले ही अनुमान लगा लेना। प्राकृतिक संकेतों द्वारा कैसे लगाया जाता है उसे समझना, कि प्राकृतिक संकेत वह देख करके लगाते थे अनुमान, और उनका अनुमान एकदम सटीक और सही होता था। यह कैसे लगाते थे, इस बात को समझना है इस पाठ में। कृषि पंडित और मौसम विज्ञानी घाघ, उन्हें यह उपाधियां दी गई हैं। कृषि पंडित यानी खेती के बारे में ज्ञाता, जानकारी रखने वाले, और मौसम विज्ञानी, और मौसम के बारे में, मौसम के विज्ञान को विज्ञान कहा जाता है छात्रों, विशेष ज्ञान को। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करते हो, वह उस क्षेत्र का विज्ञान है। विशेष ज्ञान 3 प्रश्नों पर टिका हुआ रहता है। क्या, क्यों और कैसे। मानिए छात्र कि यह क्या है, तो यह लेखनी है, कलम है। जवाब यही मिलता है कि यह कलम है, इससे लिखते हैं हम। तो ये क्यों है, ये क्या है, तो ये कलम है। ये क्यों है, लिखने के लिए है। कैसे है, तो इसके मैकेनिज्म को
जानते हैं कि इसके अंदर एक रिफिल होता है, उसमें इंक होता है, वह इंक अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो यह कैसे का पार्ट हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर किसी विषय वस्तु के बारे में ये तमाम जानकारियां हमारे पास हैं तो हम कह सकते हैं कि हम उस क्षेत्र के विज्ञान को जानते हैं। अतः मौसम के बारे में जो विशेष ज्ञान था घाघ को, इसलिए उन्हें मौसम विज्ञानी कहा गया। घाघ और भेड़ुरी के बारे में जानना, घाघ और भेड़ुरी ये दोनों पति पत्नी मौसम विज्ञानी थे। पाठ में वर्णित तथ्यों को समझना, पाठ में जो तथ्य दिए गए हैं उनके अर्थ को समझना है तथा पाठ पढ़ना तथा उसके अर्थ को समझना है। पाठ में प्रत्येक चीजों के अर्थ को समझना है। आइए छात्रों, कई वर्ष पहले पाठ शुरू करते हैं। कई वर्ष पहले घाघ नाम के एक महान ज्योतिषी थे। वे पोथी पत्र वाले ज्योतिष नहीं थे, अर्थात वह पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। वे केवल आकाश और पशु पक्षियों की चाल ढाल को देखकर मौसम का अनुमान लगा लेते थे। वे क्या करते थे तो केवल पशु पक्षियों की चाल ढाल को देखकर मौसम का अनुमान लगा लेते थे। सिर्फ चाल ढाल को देख करके मौसम का अनुमान लगा लेते थे। उसी के आधार पर वे देश में अकाल या सुकाल की भविष्यवाणी भी कर देते थे। पूरे देश में अकाल पड़ेगा या सुकाल होगा, इसकी भविष्यवाणी भी कर देते थे। किसको देख करके तो आकाश और पशु पक्षियों की चाल को देख करके। उन दिनों मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र तो थे नहीं, इसलिए इस विद्या का बड़ा महत्व था। फिर भी घाघ को अपनी जन्मभूमि में वह मान सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जो इतने बड़े ज्योतिषी को मिलना चाहिए था वो मान सम्मान नहीं मिला। अर्थात वह मौसम के बारे में कैसे घोषणाएं करते थे तो पशु पक्षियों को देख करके, उनके रंग ढंग चाल को देख करके तथा आकाश के स्थिति को देख करके वह सहज ही बता देते थे कि अकाल पड़ेगा इस वर्ष या सुकाल होगा। छात्रों, उस समय यंत्र युग नहीं था, उस समय यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता था। सभी लोग खेती पर ही आश्रित थे, निर्भर करते थे और खेती ही मुख्य पेशा के अंतर्गत थी। जब खेती होती थी, सुकाल होता था तो अच्छी फसल होती थी, खुशहाल होता था जीवन, सब लोग हंसते गाते रहते थे। परंतु जब अकाल पड़ता था, जब बरसात समय से नहीं होती थी, खेती सही ढंग से नहीं हो पाती थी, तो सभी लोग निराश हो जाते थे और किसी को कुछ नहीं सूझता था कि जीवन यापन कैसे करें। वैसी स्थिति में यह जब पहले घोषणा कर देते थे तो संभव था कि उनके इस घोषणा से फायदा उठा करके आगे सचेत हो जाएं, परंतु उनके मातृभूमि के लोग उनके इस काबिलियत को पहचान नहीं पाए। अतः दुखी होकर घाघ अपनी जन्मभूमि को छोड़कर धारा नगरी चले गए। वहां राजा भोज राज करते थे। राजा भोज की नगरी धारा, आपने सुना होगा राजा भोज के बारे में एक लोकोक्ति है, कहावत, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। राजा भोज बड़े ही उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उदार प्रवृत्ति के राजा थे। उनके राज्य में प्रजागण खुश थी, सुख संपन्नता थी उनके राज्य में। और क्यों न हो भला, जिस राज्य के राजा स्वयं अपने आप के कार्यों से संतुष्ट होंगे, वहां की प्रजा भी उनसे संतुष्ट होगी। वे गुणी लोगों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने घाघ का स्वागत किया और उन्हें राज ज्योतिषी के पद देकर अपने यहां रख लिए
और उन्हें क्या किया कि राज ज्योतिषी का पद उन्हें दिए और देकर रख लिए। क्योंकि राज ज्योतिषी क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सदैव ही सत्य हुआ करती थी, और भविष्यवाणियां जिनकी सत्य हुआ करती हैं वही ज्योतिषी होते हैं। ज्योतिषी भी एक विज्ञान की ही शाखा है जो मौसम, आकाशीय खगोलीय पिंडों के चाल चलन, उसके मूवमेंट पर आधारित होता है, और यह बात थी उनमें, अतः उन्हें राज ज्योतिषी घोषित किए। राजा भोज के दरबार में और भी बहुत से ज्योतिषी थे, और वे ज्योतिषी जो थे वे इस बात से बेशक खफा हो गए, गुस्सा गए, क्रोधित हुए कि भाई ये दूसरे जगह का आदमी आया और हमारे राज्य में राज ज्योतिषी बन गया हमारे रहते हुए, ये कैसे हुआ? ये राजा जी ने ठीक नहीं किया, इसका तो कुछ न कुछ ये करना पड़ेगा। तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन राजा के डर से वे कुछ न कह सके और न ही कुछ कर सके। एक बार की बात है, 2 साल तक लगातार वर्षा नहीं हुई। लोगों को लगा कि अकाल पड़ेगा। राजा भोज को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने राज्य के सभी ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे वर्षा का अनुमान लगाने के लिए कहा। राजा भोज के यहाँ 2 वर्षों से एक भी बार वर्षा नहीं हुई, फसल हुआ नहीं। अब तो भाई फसल बार बार हर वर्ष फसल नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या, कैसे जिएंगे? तो फिर उन्होंने सभी ज्योतिषियों को बुलाया और अनुमान लगाने के लिए कहा। सभी ज्योतिषियों ने अपनी अपनी पोथी पत्री देखी, मिलकर विचार किया और राजा से कहा, राजन, इस वर्ष तो वर्षा का कोई योग नहीं है। आने वाले समय में राज्य में भयंकर अकाल पड़ने की संभावना है। उन्होंने कह दिया कि भयंकर अकाल पड़ेगा, इस वर्ष भी वर्षा का योग नहीं है। ये कौन थे ज्योतिषी जो राजा भोज के नगरी धारा के ये ज्योतिषी थे? राजा भोज को काटो तो खून नहीं। राजा चिंतित हो गए कि भाई अब डर गए, काटो तो खून नहीं अर्थात डर जाना, बहुत अधिक डर जाना। वह डर गए कि आखिर कैसे काम चलेगा राज्य का, अकाल तो सब कुछ तबाह कर देगा, पर वह करे तो क्या? वर्षा का होना न होना उनके हाथ में तो था नहीं। परेशान होकर उन्होंने घाघ की ओर देखा और पूछा, पंडित जी, आपकी क्या राय है? घाघ देखिए क्या कहते हैं। घाघ ने प्रकृति और आसमान को गौर से देखा और हिसाब लगाया। उनके अनुसार वर्षा का योग बनता था। उन्होंने सोचा, इतने बड़े बड़े ज्योतिषी एक स्वर से कह रहे हैं कि वर्षा नहीं होगी, इसलिए अपनी बात एकदम से नहीं कह देनी चाहिए। वह जान गए थे कि नहीं, वर्षा का तो योग है, परंतु इतने ज्योतिषियों के अब सम्मान की बात थी, प्रतिष्ठा की बात थी, कैसे भला वह कह देते, सबको झुठला देते कि ना ना वर्षा तो जरूर होगी। लेकिन नहीं कहते तो राजा की चिंता भी बढ़ती, अतः वह दो विधा में पड़े हुए थे। उन्होंने सोचा, दुविधा में जब पड़े हुए थे तब इसलिए अपनी बात एकदम से नहीं कह देनी चाहिए, एक बार फिर हिसाब लगाकर देख लेना चाहिए, साथ ही पशु पक्षियों की चाल भी देख लेनी चाहिए। बहुत से पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें वर्षा का पहले से ही आभास हो जाता है। वर्षा होने से पहले उनकी चाल ढाल और बोली में अंतर आ जाता है। यह सोचकर राजा भोज से एक दिन की मोहलत मांगी। यही सोचकर उन्होंने राजा भोज से कहा कि मुझे एक दिन की और मोहलत दीजिए। घाघ जंगल में गए। अब एक दिन की मोहलत तो ले लिए,
और कहाँ चले गए? तो जंगल में चले गए। घूमते घूमते उन्हें एक गधा दिखाई दिया, उसके कान नीचे लटके हुए थे। अब देखिए यह कितने बड़े ज्योतिष और कैसे थे। गधा के कान को देखे तो कान उसके नीचे झुके हुए थे, यह वर्षा का सूचक था। यानी गधा अगर चल रहा हो और उसके कान ऊपर नहीं नीचे के तरफ हो, अर्थात वर्षा होगी। उनको लगा उनका हिसाब सही है। कुछ सोचते हुए वे आगे बढ़े। आगे चींटियों का बहुत बड़ा दल अपने मुंह में अन्न के कण दबाए तेजी से अपनी बॉबी कहा जाता है, वो जो चींटियों के घर होते हैं, वो समूह में रहा करती हैं, बॉबी की ओर बढ़ रहा था। कुछ और आगे बढ़े तो देखा कि चिड़िया जंगल में नहा रही हैं, चिड़िया जल में नहा रही हैं। फिर उन्होंने देखा कि चीलों का झुंड गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। चीलों का झुंड गोला बनाकर आकाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखिए छात्रों, इन सभी बातों का यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्षा होगी। किन किन बातों का? जब गधा चढ़ते समय कान को नीचा रखे, वर्षा होगी। चींटियों का झुंड जो दल है मुंह में अनाज के दाने को दबा करके अपने बॉबी के तरफ जा रहा हो लगातार, तो इसका अर्थ है वर्षा होने वाली है। और चिड़िया जल में अगर नहाने लगे, जलाशय, तालाब, ताल, झील वगैरह में, तो इसका अर्थ होगा वो वर्षा होने वाली है। फिर उन्होंने देखा कि चीलों का झुंड गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है, माने एक झुंड में जा रहा है। अब ये किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? तो घाघ को अपने गणित पर पहले से ही विश्वास था, अब वह विश्वास और भी पक्का हो गया। लेकिन दूसरे ज्योतिषियों ने वर्षा न होने की और अकाल पड़ने की बात इतनी दृढ़ता से कही थी कि घाघ के मन में अब भी संशय था। उन्होंने सोचा कि अभी कुछ और जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि सारे विद्वान पढ़े लिखे ज्योतिष एक स्वर में एक साथ कहे थे कि नहीं होगी वर्षा। अब ये स्वयं में सोच रहे थे कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं तो अनुमान लगाता हूं और अनुमान मेरा हो सकता है कि गलत हो जाए, तो इसलिए कुछ और भी जांच लेनी चाहिए। वो अग्रसर हैं, एक दिन की मोहलत लिए हैं, वह इसी जांच के लिए जंगल को गए हैं और वो जांच रहे हैं। लेकिन अभी तक उनके प्रत्येक जांच में यही मिला उन्हें कि वर्षा होगी। लेकिन बार बार यह चिंता उन्हें सता रही थी कि सभी ज्योतिषियों ने एक स्वर में कहा है कि नहीं होगी, अकाल पड़ेगा, और मैं कह दूं कि होगी तो फिर उनका बात तो झूठा हो जाएगा। इसलिए वह अभी और कुछ जांच लेना चाहते थे। 2-4 कदम आगे बढ़ने पर उन्हें एक नाला मिला। उसके इस पार एक लड़की कुछ बकरियों को चरा रही थी। दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी गाय भैंस चरा रहा था। अचानक लड़की चिल्लाकर बोली, बाबा पशुओं को लेकर जल्दी इस पार आ जाओ, बड़े जोर से पानी बरसने वाला है। यही थी भेड़ुड़ी। उसने जो गाय भैंस चरा रहे थे वो उनके पिता थे और लड़की बकरियां चरा रही थी। यही पशुपालन और कृषि यही मुख्य पेशा था पहले, जब यांत्रिक युग नहीं था। तो नाला पार, अरे बड़े जोर से पानी बरसने वाला है, फिर गाय नाला पार नहीं कर सकेंगी। बाबा पशुओं को लेकर इस पार आ गए। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बारिश होने वाली है? लड़की ने कहा, बाबा नाले में टिटहरी ने अंडे दे रखे हैं। नाले में टिटहरी ने
टिटहिरी एक कीड़ा है जो कि नाले के आसपास रहते हैं। रात में आप लोग सुनते होंगे टी का जो आवाज आता है वो टिटहिरी है। वह घबराई हुई अंडों को उठाकर दूसरी जगह ले जा रही है। टिटहिरी अपने अंडों को उठाकर घबराए हुए दूसरे जगह लेके जा रही है। देखो वह कितनी आवाज कर रही है। इससे साफ मालूम होता है कि वर्षा होने वाली है। यानी टिटहिरी जब जोर से आवाज देने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वर्षा होने वाली है। अब घाघ को अपने हिसाब पर तनिक भी संदेह नहीं रहा। वह नगर में लौट आए। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो घाघ ने कहा, राजन आप चिंता न करें, वर्षा होगी और शीघ्र होगी। राजा ने कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं? आसमान में न बादल हैं न बिजली, तब पानी कहां से आएगा? राजा की चिंता अभी भी बनी हुई थी। घाघ ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया। घाघ अपने आत्मविश्वास से लबरेज थे, भरे हुए थे और कोई संशय अब उनके मन में नहीं था। जब टिटहिरी की बात उस बच्ची लड़की के मुंह से सुनी उन्होंने तो घाघ ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं कहता हूं कि वर्षा होगी और मूसलाधार वर्षा होगी। मूसलाधार यानी बहुत अधिक, बहुत जोर जोर से। इतना कहकर घाघ अपने घर चले गए। रात हुई। घाघ की निगाह आकाश पर टिकी थी। थोड़ी ही देर में चारों ओर से बादल घिरने लगे। वह बोल करके घर चले गए और बादल अब घिरने लगे। उनको खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें भी पड़ने लगी। उसके बाद इतने जोर का पानी पड़ा कि नदी, ताल, तलैये उफरने लगे। मूसलाधार बारिश हुई। यानी कि घाघ की बात सत्य सिद्ध हुई और जितने भी पढ़े लिखे विद्वान ज्योतिषी थे वे सभी की बातें असत्य सिद्ध हो गई। धरती की प्यास बुझ गई। राजा का डर दूर हो गया। दादुर बोलने लगे, पपीहे पीहू पीहू चिल्लाने लगे। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। सच में जब वर्षा होती है तो वर्षा ऋतु सबसे मनभावन ऋतु होती है। वर्षा रिमझिम बरसात होते रहे तो सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। सूखे हुए पत्ते भी हरियाली को प्राप्त करते हैं। सब कण कण में जल का वास होता है। आकाश का जल भला धरती पर न आए तो कैसे संभव है उत्पत्ति के लिए तो आकाश का जल, आकाश का आशीर्वाद धरती को चाहिए ही होता है। राजा ने प्रसन्न होकर सभा बुलाई। घाघ को भी बुलाया गया। घाघ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, याद रखिए हमारे पशु पक्षी ऐसे यंत्र हैं जो कभी झूठे नहीं हो सकते। उन्हें ठीक से जानने पहचानने की जरूरत है। उनकी बोली हम भले ही ना समझें, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी चाल ढाल बहुत कुछ कह देती है। और यह अंतिम पेज है छात्रों। राजा ने घाघ को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। घाघ को जो लड़की नाले पर मिली थी उसका नाम भेड़ुरी था। घाघ ने भेड़ुरी से विवाह कर लिया। ये वही घाघ और भेड़ुरी हैं जिनके ऋतु संबंधी दोहे और सूक्तियां आज भी हिंदी साहित्य में पढ़कर भाव पाठक विभोर हो जाते हैं। किसान उनके आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं। आज मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन किसानों को आज भी घाघ और भेड़ुरी के दोहे पर अधिक विश्वास है। घाघ का एक दोहा इस प्रकार है, जब बरसेगा उत्तरा, ध्यान दीजिएगा छात्रों, जब बरसेगा उत्तरा नाज न खाए कूतरा। जब बरसेगा उत्तरा नाज न खाए कुतरा, अर्थात उत्तरा नक्षत्र में जब वर्षा होने लगेगी
तो घनघोर बारिश होगी और इतनी बारिश होगी कि उससे अनाज बहुत सारे उत्पत्ति होंगे, और जब अनाज बहुत ज्यादा होंगे तो कुत्ता भी अनाज न पूछेगा। इसका अर्थ यही था। इसका अर्थ है यदि उत्तरा नक्षत्र में वर्षा होगी तो इतना अधिक अन्न होगा कि उसे कुत्ते भी नहीं खा पाएंगे, अर्थात धन धान्य से संपन्न हो जाएगा सारा किसान परिवार। छात्रों, जब बरसेगा उत्तरा नाज न खाए कुत्तरा, यह किसका लिखा हुआ है? तो घाघ और भेड़ुरी का। घाघ और भेड़ुरी ये मौसम के ऐसे विज्ञानी थे। छात्रों, आज भी मौसम विभाग अपनी दलीलें देता है, कहता है यहां बारिश होगी, यहां घनघोर बारिश होगी, आशंका है, और कभी कभी देखा जाता है कि वह असत्य सिद्ध हो जाता है, नहीं होती है वहां पर बारिश। परंतु इन जीव जंतुओं के बारे में जो उन्होंने अध्ययन किया था, घाघ और भेड़ुरी, यह कभी धोखा नहीं देते। इनके हाव भाव अगर हम अध्ययन करना जानते हैं तो निसंदेह मौसम के बारे में हम आसानी से और सहजता से समझ सकते हैं। किसान घाघ के बारे में, घाघ के दोहों को जानते हैं और उसी हिसाब से उस पर भरोसा करते हुए अपने कार्यक्रम को तय करते हैं कि उन्हें आगे करना क्या है। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को यह पाठ बेहद पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, अतः इससे पूछे जाने वाले प्राय सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं आप लोग। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।